हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस आंसर अप्रोच का 48 सेशन, जिसमें हम यूपीएससी जीएस के चारों पेपर के मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इस सेशन में हम 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन रहेगा जीएस पेपर 2 का और 2 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे जीएस पेपर 4 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन नंबर 182 है। प्रीवियस 181 क्वेश्चन हम प्रीवियस सेशंस में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है जीएस पेपर 2 के पॉलिटी सेक्शन से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जांच करें कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा मौलिक अधिकारों को कैसे प्रभावित करती है, और ये अंतर्दृष्टि प्रदान करें कि न्यायपालिका ने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की जो वैधता है उसकी व्याख्या कैसे की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें सबसे पहले आपको बताना है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से फंडामेंटल राइट्स किस तरीके से प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ आपको यह बताना है कि इसके संबंध में क्या क्या न्यायिक व्याख्याएं की गई हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। इसके बाद अगर हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें, तो जो हमारे संविधान का आर्टिकल 352 है, जिसके तहत ये कहा गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, और वह तब कर सकता है जब भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा को युद्ध या भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा हो। इसके अंतर्गत जो युद्ध या भारी आक्रमण के आधार पर जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है उसको भारी आपातकाल कहते हैं, और जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया जाता है तो उसको आंतरिक आपातकाल की स्थिति कही जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का फंडामेंटल राइट्स पर प्रभाव की, तो जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 358 है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उसके अंतर्गत जो आर्टिकल 19 में जो हमें 6 मौलिक अधिकार मिले हैं वे स्वतः ही इसके अंतर्गत निलंबित हो जाते हैं। इसके लिए अलग से कोई आदेश निकालने की जरूरत नहीं होती। यानी कि जो आर्टिकल जो 352 है उसके अंतर्गत जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो उससे आर्टिकल जो 358 है वह स्वतः ही इसके अंतर्गत एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण से जो आर्टिकल 19 है उसके अंतर्गत जो हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं वह इसके अंतर्गत स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल में विधायिका एवं कार्यपालिका द्वारा किए गए जो कृत्य है, चाहे वह आर्टिकल 19 का ही क्यों ना उल्लंघन करते हो, उसको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन इसके अंतर्गत जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसके अंतर्गत 2 शर्तें जोड़ी गई, जिसमें फर्स्ट शर्त में यह कहा गया कि जो आर्टिकल 19 तब ही निलंबित किया जाएगा जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगा हो। यानी कि जो आर्टिकल 19 है उसका निलंबन तभी होगा जब भारी आपातकाल हो, आंतरिक आपातकाल के आधार पर आर्टिकल 19 का निलंबन नहीं होगा। इसके अलावा केवल वे ही कानून जो आपातकाल से संबंधित है उन्हें चुनौती दिए जाने से इसके अंतर्गत बचाया जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें हमारे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 359 के बारे में, तो ये राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार देता है। अर्थात जो फंडामेंटल राइट्स के जो प्रवर्तन का जो अधिकार हमें मिला हुआ है उसको राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तब फंडामेंटल राइट्स का जो उल्लंघन होता है तो उसमें जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो हम उसको प्रवर्तनीय करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, उसी प्रकार से जो आर्टिकल 226 दिया गया है जिसके माध्यम से हम हाई कोर्ट से उसको प्रवर्तनीय करवा सकते हैं, तो उस अधिकार को इसके अंतर्गत निलंबन किया जा सकता है। इसके साथ ही जो हमने बात की अभी आर्टिकल 358 की, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 19 स्वतः ही लागू हो जाता है, लेकिन आर्टिकल 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उसके अंतर्गत घोषणा करनी पड़ती है। उसके अंतर्गत उनको स्पेसिफिक बताना होता है कि ये वाला जो आर्टिकल है इसके अंतर्गत निलंबित है और उसे न्यायपालिका से प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। लेकिन इसके अंतर्गत भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत ये इसमें शर्त जोड़ दी गई कि राष्ट्रपति इसमें आर्टिकल 20 और जो आर्टिकल 21 है उसके प्रवर्तन के अधिकार को इसके अंतर्गत निलंबित नहीं कर सकता। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसको अगर हम फ्लो चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करें तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है 2 आधार पर लगाया जा सकता है, या तो युद्ध या बाह्य आक्रमण, और एक दूसरा होता है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। जो युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया जाता है उसको भारी आपातकाल कहते हैं, और जो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है उसको आंतरिक आपातकाल इसके अंतर्गत कहा जाता है। पहले इसके अंतर्गत आंतरिक अशांति का जिक्र किया गया था, लेकिन बाद में जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसमें सशस्त्र विद्रोह इसके अंतर्गत कर दिया गया।
तो इसमें जब बाहरी आपातकाल लगाया जाता है तो जो आर्टिकल 358 है वह स्वतः ही एक्टिव हो जाता है, जिसके अंतर्गत जो हमारा आर्टिकल 19 है उसके अंतर्गत जो हमें 6 मूल अधिकार मिले हुए हैं वह इसके अंतर्गत स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इसके साथ ही जो आंतरिक आपातकाल होता है तो उसके अंतर्गत आर्टिकल 358 लागू नहीं होता। इसके साथ ही जो आर्टिकल 359 के अंतर्गत प्रेसिडेंट को यह अधिकार मिला हुआ है कि वह जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके प्रवर्तन के अधिकार को ये इसके अंतर्गत खारिज कर सकता है। लेकिन इसको भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत ये एक शर्त लगा दी गई कि इसके अंतर्गत जो आर्टिकल 20 है और जो आर्टिकल 21 है उसको प्रेसिडेंट इसके अंतर्गत खारिज नहीं कर सकता। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स के जो प्रवर्तन का अधिकार है उसमें आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर अन्य जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके प्रवर्तन के अधिकार को वह निलंबित कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट्स के निलंबन की वैधता की न्यायिक व्याख्या की, तो इसमें जो एक केस था मिनर्वा बिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जो 352(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी आपातकाल की घोषणा की जो वैधता है उसकी न्यायिक समीक्षा यानी कि उसका जुडिशियल रिव्यू कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये जांच कर सकता है कि जो राष्ट्रपति की जो संतुष्टि हुई राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित वह दुर्भावनापूर्ण तो नहीं है। इसके अलावा एक और केस होता है माखन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का केस, जिसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 19 का जो निलंबन से संबंधित प्रक्रिया है जिसमें 358 के अंतर्गत ये स्पष्ट करता है कि आपातकाल के दौरान जो किए गए या किए जाने वाले जो कार्य हैं वह आपातकाल समाप्त होने के बाद भी उनको चुनौती इसके अंतर्गत नहीं दी जा सकती। इसके अलावा अगर हम बात करें इससे संबंधित अन्य केस की, तो ये केस था एडीएम जबलपुर का केस, जो कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के निलंबन से संबंधित केस था। इसमें जो आर्टिकल 359 है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह फंडामेंटल राइट्स के प्रवर्तन के अधिकार को इसके अंतर्गत निलंबित कर सकता है, तो इसके अंतर्गत जो आर्टिकल 14, 21, 22 और 19 के उल्लंघन पर न्यायालय से उनको हम प्रवर्तनीय नहीं करवा सकते, ये इस केस के अंतर्गत कहा गया। यानी कि आर्टिकल 21 जो कि हमें जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य उसका भी उल्लंघन करता है तो उसको भी हम कोर्ट में जाकर प्रवर्तनीय नहीं करवा सकते। यानी राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो राज्य है वह हमारे जीवन के अधिकार को भी उसके अंतर्गत छीन सकता है। हालांकि इसके अंतर्गत जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया जिसके अंतर्गत ये कह दिया गया कि जो आर्टिकल 20 है और जो आर्टिकल 21 है इन दोनों आर्टिकल्स को छोड़कर अन्य जो फंडामेंटल राइट्स का जो प्रवर्तन का अधिकार है राष्ट्रपति उन पर रोक लगा सकता है, इन 20 और 21 पर रोक नहीं लगा सकता। इसके साथ ही एक अन्य केस था अर्जुन सिंह वर्सेस राजस्थान का केस। इसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो आर्टिकल 359 के तहत जो फंडामेंटल राइट्स के जो प्रवर्तन को निलंबित किया जाता है इसके लिए राष्ट्रपति एक आदेश निकालता है, तो इसमें वह जो आदेश के अंतर्गत जो लिखे हुए हैं आर्टिकल वही निलंबित होंगे या अन्य कोई आर्टिकल भी इसके अंतर्गत निलंबित हो सकते हैं। तो ये केस था आर्टिकल 16 से संबंधित केस का। तो इसके अंतर्गत ये कहा गया कि इसके अंतर्गत वही जो फंडामेंटल राइट्स हैं वही निलंबित होंगे जिनका आदेश में जिक्र किया गया है। तो ये हमने बात की फंडामेंटल राइट्स के निलंबन की वैधता की न्यायिक व्याख्या से संबंधित कई सारे केसेस की। इसके बाद इस क्वेश्चन के अगर हम निष्कर्ष के बारे में बात करें तो ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब ये प्रावधान देश की सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं तब ये प्रावधान कार्यपालिका के हाथों में कठोर विवेकाधीन शक्तियां भी दे देते हैं और ये जो राष्ट्र का हमारा जो संघीय ढांचा है उसको प्रभावित करते हैं और अनिवार्य रूप से इसको एकात्मक ढांचे के अंतर्गत कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो हमारा संघीय ढांचा है वह एकात्मक ढांचे में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए अदालतों को केंद्र की शक्तियों पर विस्तार की शक्ति दी जानी चाहिए क्योंकि ये जांचने के लिए अंतर्निहित तंत्र के रूप में कार्य करेगी कि क्या संसद कार्यपालिका द्वारा जो विवेकाधीन शक्तियां हैं उसका मनमाने ढंग से तो प्रयोग नहीं कर रही। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 2 के पॉलिटी सेक्शन से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 4 के नीतिशास्त्र खंड से है जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो संज्ञानात्मक असंगति यानी कि जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है उसको संबोधित करना आवश्यक है क्योंकि ये तनाव और असुविधा का कारण बन सकता है और खराब निर्णय लेने का भी ये कारण बन सकता है। इसको आपको विस्तार में चर्चा करनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है जिसमें सबसे पहले आपको बताना है कि संज्ञानात्मक असंगति क्या है और उसको संबोधित करने के क्या क्या महत्व है।
तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि जो संज्ञानात्मक असंगति है यानी कि जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है, एक ऐसी घटना है जिसमें व्यक्ति परस्पर विरोधी विचारों या विश्वासों के कारण मनोवैज्ञानिक संकट के अंतर्गत रहता है। यानी कि उसके पास एक मनोवैज्ञानिक संकट रहता है कि वह इस विचार को अपनाए या इस विचार को अपनाए। ये व्यक्ति द्वारा अनुभव किया जाने वाला मानसिक तनाव या बेचैनी होती है, जो एक ही समय पे दो या दो से अधिक विरोधाभासी जो विचार है या जो मूल्य है उनको एक साथ वह रखता है। अगर हम बात करें, जब किसी व्यक्ति के पास कोई नई जानकारी का वह सामना करता है, तो जो उसकी मौजूदा मान्यताएं हैं या जो उसके विचार हैं या जो मूल्य हैं, तो उसके साथ जो नए जो विचार आते हैं वह एक दूसरे से संघर्ष करते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा दृष्टिकोण, जो हमारा व्यवहार होता है, वह एक ही दिशा में रखना हम पसंद करते हैं, जिसके कारण से उसको संज्ञानात्मक असंगति यानी कि कॉग्निटिव डिसोनेंस का सामना करना पड़ता है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो संज्ञानात्मक असंगति यानी कि कॉग्निटिव डिसोनेंस है, उसको संबोधित करने के क्या क्या महत्व है। अगर हम बात करें, यदि हम आत्म जागरूक नहीं है, तो जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है आपको कार्य करने एवं चरित्र से बाहर महसूस करने पर मजबूर कर सकती है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें, तो हम किसी खास तरीके से सोचना पसंद करते हैं और हम खुद को सच्चा, मेहनती और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने वाला मानते हैं, लेकिन हमारे जो कार्य होते हैं हमेशा उस चीज से मेल नहीं खाते जैसा कि हम सोचते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति की अगर सोच है कि जिम जाने से सेहत अच्छी होती है, लेकिन वह खुद उसका पालन नहीं करता, तो जो स्थिति होती है उसको कॉग्निटिव डिसोनेंस की स्थिति कहते हैं। इसके साथ ही जब व्यक्ति कॉग्निटिव डिसोनेंस की स्थिति में होता है, तो ये उसकी कुछ गंभीर मानसिक बीमारियों का भी कारण बन सकता है। इसके लिए इसको संबोधित करना जरूरी है और ये हमारी पहचान एवं स्वयं की भावनाओं को भी खतरे में डाल सकता है। साथ ही साथ समय के साथ अपने मूल्यों के साथ ईमानदारी में रहने से हमारे मनोवैज्ञानिक कल्याण एवं मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। तो इसलिए जरूरी है कि जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है उसको संबोधित किया जाए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस को दूर करने के उपाय के बारे में, जिसमें पहला उपाय है इनकार और अस्वीकार करना। जब कोई असंगत गतिविधि बार बार दोहराई जाती है, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वह जो असंगत गतिविधि है वह स्वीकार्य हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें, कोई वेजिटेरियन व्यक्ति है, शुरुआत में जब वह नॉनवेज खाना खाता है तो शुरुआत में उसको काफी ज्यादा विसंगति पैदा होती है, लेकिन जितनी अधिक बार वह इस कार्य को दोहराता है तो उसको जो संघर्ष उसके अंतर्गत होता है वह उसको संभालना उतना ही उसके लिए आसान हो जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें अन्य उपाय की, तो लोग अक्सर अपनी जो मान्यता के विपरीत जो जानकारी होती है उसको नजरअंदाज कर देते हैं या उसको खारिज कर देते हैं, जिससे वे कॉग्निटिव डिसोनेंस की स्थिति से बच जाते हैं। इसके साथ ही कई लोग तो इस तरीके की स्थिति अपनाते हैं कि वे जो नई जानकारी है उस तक अपनी पहुंच ही बंद कर देते हैं, यानी कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसके अंतर्गत वे उनके जो पहले के जो विचार हैं वो केवल उन्हीं डेटा को वे देखते हैं जो उनकी मान्यताओं का समर्थन करते हैं, और इस स्थिति को इसके अंतर्गत पुष्टिकरण पूर्वाग्रह की स्थिति कहा जाता है। इसके साथ ही अगर हम अन्य उपाय की बात करें, तो स्वयं या दूसरों को समझाना। व्यक्ति के लिए जो कॉग्निटिव डिसोनेंस को कम करने का आसान तरीका ये होता है कि वह अपने आप को स्वयं को समझाए कि कोई संघर्ष की स्थिति नहीं है, यानी कि ऑल इज वेल। इसके साथ ही जो कॉग्निटिव डिसोनेंस से जो पीड़ित व्यक्ति है, जो उसकी समान विचारधारा वाले जो व्यक्ति है, उन लोगों का समर्थन प्राप्त कर सकता है। इससे वह अपना जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है उसको कम कर सकता है। साथ ही साथ वह दूसरों को ये समझा सकता है कि जो सभी ताजा जानकारी जो एजेंडा है वह प्रेरित है एवं भ्रामक है, जो हम सोचते हैं वही जानकारी सही है। इसके बाद अगर हम बात करें अन्य उपाय की, तो व्यवहार को तर्कसंगत बनाकर भी कॉग्निटिव डिसोनेंस की स्थिति को कम किया जा सकता है। इसमें व्यक्ति अविश्वसनीय बहाने बनाकर अपने कार्यों को तर्कसंगत ठहराने की कोशिश करता है, और कभी कभी तो ये जो बहाने होते हैं हास्यास्पद हो जाते हैं। जैसे कि एक धूम्रपान करने वाला जो अपनी आदत को तर्कसंगत बताने के लिए ये कहता है कि वह दिन में केवल एक दो बार ही धूम्रपान करता है, जिससे उसे कोई हानि नहीं होगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें अन्य उपाय की, तो वह है मतभेदों को सुलझाना। व्यक्ति पहले से जो मौजूदा मान्यताओं की जो वैधता को स्वीकार कर सकता है या अपने विचारों के अनुरूप व्यवहार को उसके अंतर्गत बदल सकता है। इसमें जो वैकल्पिक रूप से ये उन्हें अपनी स्थापित जो मान्यता है उनको त्यागने और नई मान्यताओं के लिए उसको प्रेरित कर सकता है। यानी कि इसके अंतर्गत व्यक्ति अगर फ्लेक्सिबल हो तो वह नए विचारों को भी इसके अंतर्गत आत्मसात कर सकता है, जिससे उसमें जो कॉग्निटिव डिसोनेंस की जो स्थिति है वह इसके अंतर्गत कम हो जाएगी। तो ये हमने बात की संज्ञानात्मक असंगति को दूर करने के उपाय के बारे में।
इसके बाद अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में, तो एक सिविल सेवक को हमेशा नैतिक मूल्यों, सेवाओं की जो आचार संहिता का पालन करना चाहिए और जो संज्ञानात्मक असंगति के किसी भी मामले में सार्वजनिक सेवा के नैतिक ढांचे के भीतर ही कार्य करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 4 के नीति शास्त्र खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 4 के नीति शास्त्र खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जब तक किसी कर्मचारी की जो मूललाइटिंग है किसी भी नीति या नीतिगत मानकों का उल्लंघन नहीं करती है, उनके प्राथमिक नौकरी कर्तव्यों में हस्तक्षेप नहीं करती है, तब तक उसे क्या एक स्वीकार्य अभ्यास माना जा सकता है? क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। तो सबसे पहले इसमें आपको मूललाइटिंग के बारे में बताना है और फिर आपको ये बताना है कि यदि वे किसी नीति या नीतिगत मानकों का उल्लंघन नहीं करती है तो क्या इसको स्वीकार्य अभ्यास माना जा सकता है। इसके संबंध में आपको अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करें, जिसमें हम बताएंगे कि आमतौर पर नियोक्ता की जानकारी के बिना अतिरिक्त जिम्मेदारियों और नौकरियां लेते हुए एक संगठन के लिए काम करने की जो प्रथा होती है उसको इसके अंतर्गत मूनलाइटिंग कहा जाता है। जैसे कि कोई कंपनी है, उसके अंतर्गत कोई व्यक्ति एक रेगुलर एम्प्लॉय है और वह उसके साथ ही कई अन्य जगह भी पार्ट टाइम जॉब करता है, लेकिन उसकी जानकारी यहाँ के जो एम्प्लॉयर है उसको नहीं है, तो इस स्थिति को मूनलाइटिंग कहा जाता है। इसे मूनलाइटिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो साइड रोजगार है आमतौर पर रात में या वीकेंड पर किया जाता है, और ये टर्म जो तब प्रसिद्ध हुई जब अमेरिकियों ने अपनी आय को पूरा करने के लिए नियमित नौकरियों के अलावा अन्य नौकरियों की भी तलाश की। इसके अलावा अभी विप्रो के बाद इन्फोसिस ने भी अपने कर्मचारियों को मूनलाइटिंग के परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। इस कारण से ही ये जो टर्म है अभी चर्चा में रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मूनलाइटिंग की आवश्यकता और उसके नैतिक आधार के बारे में। जो मूनलाइटिंग है अक्सर गलत मानी जाती है, लेकिन जो नैतिक मूनलाइटिंग है वह तो सभी के लिए बिन बिन सिचुएशन हो सकती है, जिसमें व्यक्ति अपने कौशल को एक से अधिक स्थानों या भूमिकाओं को नैतिक तरीके से मुद्रीकृत करने में सक्षम हो सकता है। इसमें जो सभी तीनों पक्ष हैं उसके लिए सकारात्मक स्थिति पैदा हो सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें 2020 की महामारी में कई लाभप्रद से नियोजित पेशेवरों ने अपनी नौकरियां खो दी और कंपनी ने जो कामकाज जो कर्मचारियों की संख्या को कम कर दिया और साथ ही साथ लगभग 60 to 75% वेतन की उन्होंने कटौती कर दी, जिससे कई उच्च कुशल जो पेशेवर थे उनका जो आय का प्राथमिक स्रोत था या तो वह पूरी तरीके से खत्म हो गया या वह उसमें कमी आ गई, जिससे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उनके पास एकमात्र तरीका बचा कि वे या तो कोई दूसरी नौकरी लें या पहली नौकरी के साथ में ही कोई अन्य रोजगार भी वह करे। तो इस आधार पर देखा जाए तो जो मूनलाइटिंग है वह नैतिक दिखाई पड़ती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कौन कौन से नैतिक मुद्दे इसके अंतर्गत उठ सकते हैं। एक जो व्यक्ति है भारत में बिना कानून तोड़े एक से अधिक काम कर सकता है। हालांकि अगर वह समान नौकरियों वाला व्यक्ति जो गोपनीयता के उल्लंघन के बारे में चिंताओं को जन्म दे सकता है, क्योंकि कई नियोक्ता कई नौकरियों को रोकने के लिए इसमें प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एक ही व्यक्ति है गूगल एवं माइक्रोसॉफ्ट दोनों के लिए काम कर रहा है, ऐसे में व्यापार रहस्य को वह एक दूसरे से साझा कर सकता है, जिससे इसमें दोनों कंपनियों को जोखिम हो सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें अन्य नैतिक मुद्दे की, तो यदि किसी कर्मचारी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वह गैर प्रतिस्पर्धा और एकल रोजगार के लिए कहता है, तो ऐसे में मूनलाइटिंग को धोखा माना जा सकता है। और ऐसी जो स्थिति है हमारी लगभग पारंपरिक रोजगारों में जो अनुबंधों की जो स्थिति है वह इसी तरीके की स्थिति देखी जा सकती है। हालांकि यदि रोजगार अनुबंध में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लिखा गया है, ऐसा कोई खंड नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में इसे धोखाधड़ी नहीं माना जाना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के निष्कर्ष की, तो इसके अंतर्गत कई कंपनियों और कर्मचारियों ने मूनलाइटिंग के लाभों को अपनाया है। इसमें एक सशक्त अनुबंध नियुक्ति होनी चाहिए जो गोपनीयता से संबंधित समस्याओं को कम कर सके। इससे संगठित क्षेत्रों के साथ जो गिग इकोनॉमी है उसको भी बढ़ावा मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 4 के नीति शास्त्र खंड से। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। इसके जो हैंड रिटन नोट्स की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।